आज का हमारा टॉपिक है उदासीनता वक्र विश्लेषण, जिसे क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण और तटस्थता वक्र भी कहा जाता है। ये जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे वो पहले मैंने आपको बताया था कि उपयोगिता को मापने के लिए दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक है गणनावाचक विश्लेषण जो मार्शल ने दिया था, जिसमें बताया गया था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है मुद्रा से। अगर आप किसी वस्तु के लिए जितनी ज़्यादा मुद्रा खर्च करते हैं तो हम ये माना जाएगा कि वो वस्तु उतनी ही ज़्यादा उपयोगी है। कम मुद्रा खर्च करते हैं तो ये माना जाएगा कि वो वस्तु उतनी ही कम उपयोगी है। तो एक प्रकार से मार्शल ने उपयोगिता को मुद्रा से मापने का विचार दिया था। दूसरी जो विचारधारा थी वो क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण कहलाता है। वो उसमें उपयोगिता की जो गणनावाचक जो दृष्टिकोण था उसको नकारा गया और ये माना गया कि क्योंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है इसलिए हम उसको माप नहीं सकते, उसकी गणना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसकी तुलना की जा सकती है। और उसी आधार पे इन्होंने विभिन्न वस्तुओं को उपयोगिता के आधार पे क्रम प्रदान करने का विचार दिया। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु ज़्यादा उपयोगी लगती है तो हम उसको पहला क्रम देंगे, कम उपयोगी लगती है तो दूसरा क्रम देंगे। इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं के संयोगों को क्रम प्रदान किया जा सकता है। इसी विचारधारा पे ये उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है। वक्र रेखा उदासीनता वक्र उपभोक्ता की स्थिति से संबंधित है, जहां वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि विभिन्न वस्तु के संयोगों के लिए वो उदासीन हो जाता है, तटस्थ हो जाता है। ना तो कोई संयोग उसे अच्छा लगता है एक दूसरे से और ना ही कोई बुरा लगता है। इसके बारे में बताना चाहूँगी मैं कि ये जो विचारधारा है सबसे पहले एजवर्थ नाम के अर्थशास्त्री ने 1881 में दी थी। बाद में पेरेटो जो कि इटालियन अर्थशास्त्री थे उन्होंने इसे अपनाया और स्लट्सकी ने, रूसी जो अर्थशास्त्री थे स्लट्सकी, उन्होंने भी इसकी व्याख्या की और अंत में बहुत ही अच्छे तरीके से 1939 में हिक्स ने वैल्यू एंड कैपिटल नामक बुक में इसको विस्तार से समझाया है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि गणनावाचक विचारधारा को स्वीकार करता है और उस क्रमवाचक विचारधारा को महत्व देता है। कारण यही है क्योंकि उपयोगिता मनुष्य की स्थिति से संबंधित है, इसे माप नहीं सकते हैं, इसे तुलना कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि उपभोक्ता खरीदते समय प्राथमिकता क्रम को देखता है, कौन सी वस्तु ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सी वस्तु कम महत्वपूर्ण है। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ज़्यादा उपयोगी है, जो कम महत्वपूर्ण है वो कम उपयोगी। इस प्रकार का क्रम जो है वो प्रदान किया जाता है। अब ये तटस्थता वक्र क्या है, इसके संबंध में जैसे कि जे के स्तंभ की परिभाषा है, यह वस्तुओं की मात्राओं के उन संयोगों का बिंदु पथ है जिसके बीच व्यक्ति तटस्थ रहता है और इसलिए इसे तटस्थता वक्र कहते हैं। अब वस्तुओं की मात्राओं के संयोगों का तात्पर्य ये है कि इसमें माना गया है कि दो वस्तुएं हैं और दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग हैं और उन संयोगों को जब हम एक बिंदु पथ में या रेखा में व्यक्त करते हैं तो जो रेखा होती है वो उदासीनता वक्र कहलाती है, क्योंकि इसके प्रति व्यक्ति तटस्थ रहता है। मतलब अगर इन बिंदु पथ में विभिन्न संयोग दिखाए गए हैं तो वो सभी बराबर रूप पसंद रहते हैं उपभोक्ता को, इसलिए न तो वो किसी को अच्छा कहता है और न ही किसी को बुरा कहता है। और इस प्रकार जब बिंदुओं को रेखा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसको तटस्थता वक्र कहते हैं। बोल्डिंग ने भी यही कहा है कि समान अनुराग दिखाने वाली वक्र रेखाएं तटस्थ वक्र कहलाती है, क्योंकि वे वस्तुओं के ऐसे संयोगों को व्यक्त करती हैं जो एक दूसरे से न तो अच्छे होते हैं न बुरे। समान अनुराग दिखाने वाली रेखाएं, अनुराग मतलब लगाव या प्रेम, मतलब विभिन्न वस्तुओं का ऐसा संयोग जो समान पसंद है, समान रूप से पसंद है। न तो वो उपभोक्ता किसी को अच्छा बोल रहा है ना बुरा बोल रहा है, क्योंकि सभी उसको समान रूप से पसंद होते हैं। और जब इन विभिन्न संयोगों को एक रेखा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वो तटस्थता वक्र कहलाता है।
इसको समझने के लिए कुछ मान्यताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है कि उपभोक्ता विवेकपूर्ण है। तो विवेकपूर्ण है क्योंकि उसको समझ है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उतना वो मान के हम चल रहे हैं। दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण, क्योंकि इसमें विभिन्न वस्तुओं के संयोगों को क्रम प्रदान किया जाता है। तो ये क्रम पे आधारित है। मान लीजिए ABCD 4 संयोग है तो चारों को क्रम प्रदान किया जाएगा। फिर इसमें ये माना गया कि सभी जो वस्तुएं हैं वो समरूप हैं, बिल्कुल एक जैसी होती हैं, उनकी इकाइयों में कोई अंतर नहीं होता है और वो विभाजित होती हैं, मतलब उनका विभाजन किया जा सकता है, तभी संयोग बनते हैं। फिर है दुर्बल क्रमबद्धता पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि अगर एक स्थिति में एक संयोग अच्छा है तो दूसरे स्थिति में वो संयोग अच्छा होगा ही। ABCD मान लीजिए 4 संयोग हैं और A अच्छा है B से, B अच्छा है C से, C अच्छा है D से, तो A D से भी अच्छा होगा, C से भी अच्छा होगा और B से भी अच्छा होगा। तो ये क्रमबद्धता है। सकर्मकता भी यही है। चुनाव में संगति, इसका मतलब है कि अगर उपभोक्ता एक कंडीशन में एक को पसंद कर रहा है तो वो दूसरे कंडीशन में भी उसी वस्तु के संयोग को पसंद करेगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा। और घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर का मतलब ये है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु का उपयोग करते जाता है उसकी उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इन मान्यताओं को ध्यान में रखकर ये उदासीनता वक्र तैयार किया जाता है। एक उदाहरण हम लेते हैं कि मान लीजिए 4 संयोग है ABCD और यहाँ पे 2 ही वस्तुएं होती है। ये बात भी मान्यता में रहनी चाहिए कि 2 वस्तु और 2 ही संयोग होते हैं। इसमें देखिए X और Y वस्तु है। मान लीजिए पहला संयोग है X, आम, केला, कुछ भी आप ऐसा रख सकते हैं यहाँ पे। तो 1 और 15 का संयोग है, मतलब उपभोक्ता के पास विकल्प ये है कि वो X वस्तु की 1 मात्रा ले या Y वस्तु की 15 मात्रा ले। दूसरा ऑप्शन है 2 वस्तु X की, 2 इकाई X की और 10 इकाई Y की। तीसरा ऑप्शन है 3 इकाई X की और 6 इकाई Y की। चौथा ऑप्शन है 4 इकाई X की और 3 इकाई Y की। और ये बात है कि आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन लेते हैं, कोई सा भी संयोग लेते हैं, सभी से समान संतुष्टि मिलती है। इसलिए जितना पसंद A संयोग होगा उतना ही पसंद B होगा, उतना ही पसंद C होगा, क्योंकि संतुष्टि के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। चाहे आप A संयोग चुने, चाहे B चुने, चाहे C, चाहे D, क्योंकि सभी समान संतुष्टि को दर्शाते हैं। इसलिए जो भी संयोग होगा उसके प्रति उपभोक्ता तटस्थ होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा, क्योंकि सभी संयोग उसको समान संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं। अब ये कैसे होता है? देखिए, आप ध्यान देंगे कि उपभोक्ता अगर एक वस्तु की मात्रा बढ़ा रहा है, पहले में 1 है, फिर देखिए 2 है, तो यहाँ 15 इकाई का उपभोग कर रहा था, तो यहाँ पे वो 15 की जगह इसमें यहाँ पे होना चाहिए 5:1। इसका मतलब ये है कि 1 इकाई बढ़ाने के लिए इसने 5 इकाई घटा दी Y वस्तु की। फिर 1 इकाई बढ़ी तो इसने Y की 4 मात्रा घटाई। फिर 1 इकाई यहाँ बढ़ी तो इसने Y की 3 मात्रा घटा दी। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे X वस्तु की मात्रा बढ़ती है Y वस्तु की मात्रा घटती जाती है। पहले 5 घटी, फिर 4 घटी, फिर 3 घटती। इसलिए है कि अगर घटेगी नहीं तो संतुष्टि का स्तर अलग अलग आ जाएगा। इसलिए जब हम एक की मात्रा बढ़ाते हैं दूसरे की घटा देते हैं, तभी चारों संयोगों से समान संतुष्टि मिलती है। अगर हम चारों की मात्रा बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा? चारों संयोगों में दोनों की मात्रा बढ़ा देंगे तो सभी संयोगों से उपयोगिता अलग अलग प्राप्त होगी, जबकि संतुष्टि का स्तर हमको एक रखना है क्योंकि उपभोक्ता तटस्थ है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? X वस्तु की एक एक मात्रा बढ़ाई और Y वस्तु की मात्रा हम कम करते गए। पहले में 5, दूसरे में 4, तीसरे में 3। तो हमने प्रतिस्थापन किया यहाँ पे कि 1 के बदले किसको प्रतिस्थापित किया? 5 के बदले 1 को हमने बढ़ाया, मैंने 5 हटाया, 1 बढ़ाया। X का 1 बढ़ाया, Y का 5 घटाया। तो ये जो दर होती है ये सीमांत प्रतिस्थापन की दर
कहलाती। मतलब एक इकाई को बढ़ाने के लिए आप दूसरे वस्तु की कितनी इकाई को घटा रहे हो जिससे कि संतुष्टि के स्तर में कोई अंतर ना आए। तो ये जो दर होती है ये सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती है, जो 5:1, 4:1, 3:1 इस प्रकार से रहती है। तो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि ये घटती हुई दर है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई है। इसका मतलब है जब हम पहले 1 इकाई बढ़ाते थे तो हमने तो 5 इकाई कम की, फिर हमने 1 इकाई बढ़ाई तो 4 इकाई कम की, फिर हमने 1 इकाई बढ़ाई तो y वस्तु की 3 इकाई कम की। ऐसा क्यों हो रहा है, हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे हम x वस्तु का उपभोग बढ़ाते जाते हैं उसके लिए त्याग की इच्छा कम होती जाती है। यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो त्याग की इच्छा कम होती है, इसलिए y की जो मात्रा है वो धीरे धीरे, प्रतिस्थापन की जो मात्रा है y की वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इसे सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं, जो कि घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती है। तो इस प्रकार तालिका में 3 चीजें सामने आ रही है कि सभी संयोग जो हैं ABCD, चारों संयोग जो हैं वो समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम जब, इसलिए ऐसा होता है कि जब हम एक वस्तु की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो दूसरे वस्तु की मात्रा जो है वो कम करते जा रहे हैं। ये हो गई दूसरी बात कि जब हमने एक वस्तु की मात्रा बढ़ाई तो दूसरी वस्तु की मात्रा हमने घटा दी। तीसरी बात ये है कि जो घटाने की दर है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। कम इसलिए होती जाती है कि x की सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम होगी क्योंकि उसका उपभोग बढ़ता जाता है, इसलिए उसके बदले जो हम y की मात्रा का त्याग कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे कम होता जाता है, जिसे कि घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। तो इस प्रकार जब हम इस तालिका को वक्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो वो उदासीनता वक्र कहलाता है। यहाँ देख सकते हैं कैसे बनाया गया है। इसकी भी खासियत ये है कि जैसा दिख रहा है इसको उन्नतोदर या कॉनकेव कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि x वस्तु की मात्रा x में OX अक्ष में दिखाई गई है और y वस्तु की मात्रा y अक्ष में दिखाई गई है। पहला संयोग ये है कि देखिए यहाँ पे 15 मात्रा है y की और 1 मात्रा है x की। दूसरा बिंदु आप लेंगे 10 मात्रा है y की, x की 2 मात्रा है। फिर ये 6 और 3 और 4 ऐसा कॉम्बिनेशन बना है। तो ये जो ढाल है यहाँ पे इसको दर्शाया गया है, कितना किसका उपयोग, ये ढाल है, ऐसा बनेगा। इसको उन्नतोदर कहा जाता है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, जब भी आप रेखा चित्र बनाएंगे तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि इसका ढाल बराबर आए, अन्यथा आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। और ये मानिए कि जितनी संतुष्टि A से हो रही है उतनी B से हो रही है, उतनी C से हो रही है और उतनी ही D से हो रही है। कहने का मतलब है कि चारों संयोग जो है वो बराबर संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं, इसलिए इसको तटस्थता वक्र कहते हैं। क्योंकि सभी संयोग जो हैं वो समान है, इसलिए उपभोक्ता उनके प्रति तटस्थ हो जाता है या उदासीन हो जाता है। तो जब आप रेखा चित्र बनाएंगे तो उसका वर्णन भी करेंगे कि आपने इसको कैसे बनाया है और किसमें क्या क्या दर्शाया है। तो ये हो गया तटस्थता वक्र। उसके बाद ये मैंने बनाया था, इसको आप अच्छे से, क्योंकि ये इसी के पेन से बना है तो थोड़ा चित्र स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये बात बता दूं मैं कि एक तटस्थता मानचित्र होता है। अच्छा, इसको IC कहा जाता है, इंडिफरेंस कर्व। इसलिए IC से आप इसको दर्शाएंगे। जब भी हम तटस्थता वक्र बनाते हैं तो हम उसको IC से, इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है, इसको से दर्शाते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि OX में X वस्तु और OY में Y वस्तु, हमेशा 2 ही वस्तु रहेगी, 2 से अधिक वस्तु नहीं रहती है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। तो जब एक साथ बहुत सारे तटस्थता वक्रों, देखिए यहाँ 1 2 3 मैंने बनाया, आप कितने भी बना सकते हैं। एक साथ इसके बीच में बहुत
बहुत सारे छोटे छोटे भी तटस्थता वक्र हो सकते हैं। तो एक साथ जब हम बहुत सारे तटस्थता वक्रों को दर्शाते हैं तो वो तटस्थता मानचित्र कहलाता है। और यहाँ पे ये है कि इसका तो प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि को दर्शाता है, लेकिन ऊपर वाला तटस्थता वक्र ज़्यादा संतुष्टि को दर्शाएगा और नीचे वाला तटस्थता वक्र जो है वो कम संतुष्टि को दर्शाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि तटस्थता वक्र जितना ऊंचा जाएगा संतुष्टि का स्तर उतना ही अधिक रहेगा। तटस्थता वक्र जितना नीचे रहता है संतुष्टि का स्तर उतना ही कम रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम वस्तुएं हैं और यहाँ पे देखिए ज़्यादा वस्तुएं हैं। तो ज़्यादा वस्तुएं मतलब ज़्यादा संतुष्टि और कम वस्तुएं मतलब कम संतुष्टि। लेकिन ये IC1 का प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि देगा, IC2 का प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि देगा, IC3 का प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि प्रदान करेगा। इसलिए यहाँ पे संतुष्टि के स्तर में कोई अंतर नहीं आता है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाता है जो कि समान संतुष्टि प्रदान करते हैं और जिनके लिए उपभोक्ता जो है वो तटस्थ रहता है। ये क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि तटस्थता वक्रों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। धन्यवाद।